हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 किसका 1000 वोकैब का। ठीक है, तो 1000 वोकैब का कल पार्ट 1 मैं आपको दे चुकी हूँ और आज हम करेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दयालु होना, यानी काइंड होना। ठीक है, तो एक आपने ह्यूमन सुना होगा, HUMAN। इसका मतलब होता है ह्यूमन मतलब इंसान, लेकिन हम इस ह्यूमन की बात कर रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ई लगा हुआ है एक्स्ट्रा, बाकी पूरा ह्यूमन है और उसके आगे ई लगा हुआ है। तो ये जो ह्यूमन होता है इसका मतलब होता है काइंड होना, यानी दयालु होना। ठीक है, अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? ये होता है एडजेक्टिव। ह्यूमन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कि आप किसी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो तो उस ट्रीटमेंट के पहले आप ह्यूमन लगा सकते हो, तो आप क्या कहोगे? ह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी कि काइंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ऑफ पर्सन। ये इस तरह से आप ऑब्जेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो कहने का मतलब इसको एडजेक्टिव की तरह हम नाउन के साथ कैसे यूज़ करेंगे? ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंसेन। इंसेन का मतलब होता है पागल, यानी मैड होना। ठीक है, मैड होना, डिमेंटेड होना। इसके अलावा इंसेन तो होता ही है ये। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड बोल सकते हो, रैबिड। ठीक है, तो इन सभी का मतलब होता है, क्या होता है? इंसेन, यानी कि मैड होना, पागल होना। और इसको आप कैसे यूज़ करोगे? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, यानी कि एज एन एडजेक्टिव आप इसे नाउन के साथ यूज़ करोगे। तो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो? जैसे कि आप किसी पर्सन को बोल सकते हो कि वो पर्सन इंसेन हो गया है, यानी कि पागल हो गया है, यानी मैड हो गया है। तो आप क्या बोलोगे? ही हैड गॉन इंसेन, यानी वो पागल हो गया है, मैड हो गया है। तो ही हैड गॉन इंसेन। यहाँ पे हमने ही को इंसेन बोला है, और ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के लिए जब हम ये डिनोट करते हैं कि वो प्रोनाउन कैसा है, तो उसे डिनोट करते हैं एडजेक्टिव से। इसलिए इंसेन से हमने ही को डिनोट किया है, और इंसेन हमारा फिर क्या है? एडजेक्टिव है ही के लिए। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इंसेन का मतलब याद रखना, मैड होना। नाउ नेक्स्ट वर्ड है डिरेंज्ड। डिरेंज्ड का मतलब होता है विक्षिप्त, यानी इसका मतलब भी मैड होता है, इंसेन होता है। अगर हम डिरेंज के सिनोनिम्स की बात करें तो मैड एंड इंसेन ये इसके सिनोनिम हैं। अब आप इसे यूज़ कैसे करोगे? एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है नाउन के साथ। जैसे कोई गनमैन है, अगर वो इंसेन हो जाए यानी मैड हो जाए तो वो क्या करेगा? बहुत बड़ा काम कर सकता है, बहुत बड़ा क्राइम कर सकता है, क्योंकि वो गनमैन है। अगर वो इंसेन हो जाए तो वो बहुत गलत काम कर सकता है। तो आप बोल सकते हो अ डीरेंज्ड गनमैन, अ डीरेंज्ड गनमैन। अब गनमैन नाउन है, उसके पहले आपने डीरेंज्ड लगाया, और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरह से हमने डीरेंज्ड का यूज़ गनमैन के साथ में किया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। डीरेंज्ड क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मैड होना, इंसेन होना। नेक्स्ट वर्ड है इनेन। इनेन का मतलब होता है किसी का सिली होना, स्टूपिड होना। इनेन का मतलब सिली होना, स्टूपिड होना। तो आप किसी पर्सन के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। कैसे? यार ही इज़ अ स्टूपिड पर्सन, या फिर स्टूपिड तो आप कॉमन वर्ड है, आप उसकी जगह अगर कोई डिफरेंट वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? ही इज़ एन इनेन पर्सन। ठीक है, अब देखो स्टूपिड है तो स्टूपिड के पहले तो आपने आर्टिकल ए लगाया था, लेकिन इनेन के पहले आपको आर्टिकल एन लगाना होगा। ही इज़ एन इनेन पर्सन। क्यों? क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और वोवल से स्टार्ट होने से मतलब नहीं है, वोवल साउंड आना चाहिए। तो वोवल साउंड है इसमें, दैट्स वाई वी विल यूज़ एन आर्टिकल बिफोर दिस एडजेक्टिव। सो आप क्या बोलोगे? ही इज़ एन इनेन पर्सन, यानी वो एक सिली पर्सन है या स्टूपिड पर्सन है। सो इनेन का मतलब होता है सिली होना, स्टूपिड होना। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा आप किसी को बोल सकते हो कि प्लीज़ इस तरह के इनेन क्वेश्चंस मत पूछो, प्लीज़ डोंट आस्क सच टाइप ऑफ इनेन क्वेश्चंस। ठीक है, इनेन क्वेश्चन मतलब स्टूपिड क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब देखिए क्या होता है? इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फुलाया हुआ, यानी जैसे कोई गुब्बारा होता है उसमें हवा भर दी जाती है,
या फिर कोई सिलेंडर है जिसमें गैस भर दी जाती है या गुब्बारे में भी गैस भर दी जाती है तो उसको फुला दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेट कर दिया, उसको गुब्बारे को इन्फ्लेट कर दिया यानी फुला दिया गया। ठीक है, सो इन्फ्लेट करने का मतलब ये होता है यानी गैस भरना, हवा भरी हुई किसी चीज़ में हवा से फुलाना, उस तरह से इसका यूज़ करते हैं। और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। सो इन्फ्लेटेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। और इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कोई बैलून है तो हम उसको बोल सकते हैं दिस इज़ एन इन्फ्लेटेड बैलून, यानी ये एक बैलून है जो कि फूला हुआ है। ठीक है, ये बैलून है जो कि फूला हुआ है, दिस इज़ एन इन्फ्लेटेड बैलून। सिंपल। तो इस तरीके से हम अपने लाइफ स्टाइल में भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें इसका सेंस लगाना हो। तो एज एन एडजेक्टिव ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं विद नाउन। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके अलावा इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है जैसे किसी का कोई चीज़ हाई होना। फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी है जो कि हाई है, तो हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेटेड सैलरीज़। इन्फ्लेटेड सैलरीज़ का मतलब है किसी चीज़ का, यानी सैलरी, जैसे हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी कैसी है? इन्फ्लेटेड है, यानी कि एक्सेसिवली और अनरीजनेबली हाई है। एक्सेसिवली हाई है यानी बहुत ज़्यादा हाई है, सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है तो हम उसको यूज़ करेंगे इन्फ्लेटेड सैलरीज। किसी का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई है तो आप बोल सकते हो इन्फ्लेटेड एंगर। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इसको हम फुलाने के सेंस में भी यूज़ करते हैं और किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा हाई होने के सेंस में भी इसका यूज़ करते हैं। सो एज एन एडजेक्टिव आप इसका अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वर्ड है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? मुठभेड़ होना, यानी एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? मुठभेड़ हो जाना। अब मुठभेड़ कैसे होती है? देखिए, मुठभेड़ होने का मतलब होता है किसी से सामना होना या भिड़ जाना या मुकाबला होना। इसके अलावा इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी से अचानक से मुलाकात हो जाना, उसको भी बोलते हैं एनकाउंटर। सो अनएक्सपेक्टेडली किसी से मुलाकात हो जाना उसको बोलते हैं एनकाउंटर। या फिर आप अनएक्सपेक्टेडली किसी छोटी प्रॉब्लम में फंस जाओ, यानी कि उस छोटी प्रॉब्लम में आप फंस जाओ, यानी कि उससे सामना हो जाए या उससे आपके उससे एक तरह से, या फिर किसी क्राउड में कुछ हो रहा है तो दो पार्टी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं, उनमें एनकाउंटर हो गया है। ठीक है, सो अनएक्सपेक्टेडली एक्सपीरियंस और बी फेस्ड विद समथिंग डिफ़िकल्ट और हॉस्टाइल, यानी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से गुजरना, उसको बोलते हैं क्या? एनकाउंटर होना उस चीज़ से। ठीक है, सो हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से कम इनटू कांटेक्ट विद, यानी कि किसी से मुठभेड़ हो जाना, कम इनटू कांटेक्ट विद। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी के साथ अगर अनएक्सपेक्टेड और कैजुअल मीटिंग है किसी समवन के साथ या समथिंग के साथ, किसी चीज़ के साथ। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और एनकाउंटर क्या होता है? वर्ब होता है और नाउन होता है, दोनों ही होता है। एनकाउंटर एक वर्ब भी है और नाउन भी है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउंटर। काउंटर का मीनिंग क्या होता है? काउंटर का मीनिंग होता है किसी चीज़ का विरोध करना। किसी चीज़ का विरोध करना उसे कहते हैं काउंटर, यानी किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, इंटरफेयर करना, प्रोटेस्ट करना, काउंटर करना। ठीक है, सो काउंटर करने का मतलब होता है विरोध करना, रेजिस्ट करना। ओके, और ये क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, ये तीनों ही होता है। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है। जैसे किसी आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया जाए, यानी किसी आर्ग्यूमेंट का विरोध किया जाए, तो इस तरीके से काउंटर का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज। अर्ज का मीनिंग देखिए क्या होता है? अर्ज का मीनिंग होता है किसी से आग्रह करना। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना। ठीक है, या फिर किसी को कोई चीज़ बताना, यानी कि कम्युनिकेट करना। ठीक है, नरेट करना। इसके अलावा किसी चीज़ की नीड होना, आवश्यकता होना, रिक्वायरमेंट होना, उसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और रिक्वेस्ट करने के लिए तो करते ही हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? ये होता है वर्ब होता है, इसके अलावा नाउन भी होता है। अर्ज जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। एज अ वर्ब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? जैसे आपने किसी को आने के लिए रिक्वेस्ट की, तो आपने क्या किया? यू अर्ज्ड समवन टू कम। यू अर्ज्ड समवन टू कम, आपने किसी से आने के लिए रिक्वेस्ट की। ठीक है, सो इस तरीके से आपने इसका अर्ज का यूज़ किया। इसके अलावा अर्ज का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, यानी कि जैसे बदले की इच्छा हो हमारे अंदर, किसी रिवेंज की इच्छा हो, तो आप क्या बोलोगे? द अर्ज फॉर रिवेंज। द अर्ज फॉर रिवेंज। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन यूज़ this word as a verb and noun. Okay, I hope this is clear. Let's move to the next word.
नेक्स्ट वर्ड है डिवाइस्ड। डिवाइस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। डिवाइस्ड जो है, अब देखो एक तो ये डिवाइस्ड आपने सुना और एक होता है डिवाइस, DEVICE। डिवाइस और डिवाइस दोनों प्रोनाउंसिएशन इनकी लगभग सेम है लेकिन दोनों अलग हैं। डिवाइस का मतलब होता है कोई डिवाइस, कोई सी भी डिवाइस हो सकती है। अब उसको बनाना, उस डिवाइस को बनाना, उसको बोलते हैं डिवाइस्ड। यानी कि जैसे आपने कोई डिवाइस बनाई, आपने क्या किया, आपने कोई डिवाइस बनाई। अब बनाने को क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है। तो एक सेंटेंस हम बनाएं अगर आपके सेंस में, आपके लिए अगर एक सेंटेंस बनाए तो क्या होगा, यू डिवाइस्ड अ डिवाइस, यानी कि आपने एक डिवाइस को बनाया। यू डिवाइस्ड अ डिवाइस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो डिवाइस का मतलब होता है तैयार करना यानी बनाना। अब इसके अलावा आप डिवाइस के अलावा कुछ और भी बना सकते हो, जैसे कि कोई प्लान बना सकते हो, ठीक है, कोई प्लान बना सकते हो, कोई मीटिंग बना सकते हो, कोई शेड्यूल बना सकते हो, तो उसको भी बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब क्या होता है, अच्छा डिवाइस्ड क्या होता है, वर्ब होता है। डिवाइस्ड क्या होता है, वर्ब होता है। सो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, यानी स्टार्टिंग करना किसी चीज़ की। अब स्टार्टिंग किस चीज़ की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, शो हो गया या फिर कोई नई चीज़ हो गई, कोई नई जर्नी हो गई, या फिर अटैक भी हो सकता है, इन्वेजन होना, अटैक होना, किसी एग्रेशन की शुरुआत, ठीक है। जो शुरुआत हो किसी भी चीज़ की उसे बोलते हैं ऑनसेट। लेकिन ये जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। सो मोस्टली नेगेटिव चीज़ों की स्टार्टिंग के लिए ऑनसेट का यूज़ किया जाता है, यानी नेगेटिव चीज़ों की शुरुआत के लिए, क्योंकि ऑनसेट का मीनिंग होता है शुरुआत। तो कोई नेगेटिव चीज़ अगर शुरुआत हो रही है, जैसे इन्वेजन हो गया, अटैक हो गया, तो ये नेगेटिव है, तो इसके लिए हम ऑनसेट का यूज़ करेंगे। द बिगनिंग ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। किसी चीज़ की शुरुआत स्पेशली वो कैसी हो, जब अनप्लीजेंट हो यानी कि नेगेटिव हो, ठीक है। जैसे कि इस तरह से आप नेगेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसका पॉजिटिव के लिए भी यूज़ होता है, बट मोस्टली नेगेटिव के लिए होता है। पॉजिटिव के लिए आप कैसे यूज़ करोगे, जैसे विंटर आ रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, वैसे तो अब आई गई हैं, लेकिन मान लो जैसे समर आ रहे हैं या विंटर आ रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे, द ऑनसेट ऑफ विंटर, यानी विंटर की शुरुआत। या समर के लिए बोलोगे तो कैसे बोलोगे, द ऑनसेट ऑफ समर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है असेंट। अच्छा, ऑनसेट क्या होता है, नाउन होता है, इसको अब याद रखना। ऑनसेट क्या होता है, नाउन होता है। असेंट का मतलब क्या होता है, असेंट का मतलब होता है, देखिए, और यहाँ पर मैं ऑनसेट का एक और चीज़ बता दूँ कि ये नाउन क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसलिए है, जैसे मैंने बोला द ऑनसेट ऑफ विंटर, यानी कि विंटर की शुरुआत। मैंने बोला द ऑनसेट, द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो इसलिए हमारा ऑनसेट क्या है, नाउन है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ऑनसेट में कोई ईडी वगैरह, आईएनजी वगैरह नहीं लगता है, तो ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्या होना, चढ़ाई होना, यानी कि आप माउंटेन चढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप असेंट कर रहे हो। यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन और हिल, देन यू आर डूइंग असेंट, यानी कि आप असेंट कर रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आरोहण मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोग्रेशन होना, क्लाइंब करना, आरोहण, चढ़ाई, ये एक ही वर्ड होता है हिंदी में बोले तो, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि आप असेंट कर रहे हो, द फर्स्ट असेंट ऑफ समवन, यानी किसी की पहली चढ़ाई, द फर्स्ट असेंट ऑफ समवन, इस तरीके से आप बोल सकते हो। सो असेंट होता क्या है, नाउन होता है, क्योंकि इसमें ईडी वगैरह, असेंटेड, असेंटिंग ऐसे तो नहीं लगता है। असेंट क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एज अ नाउन इसका सेंटेंस में यूज़ करना है, जैसे कि द फर्स्ट असेंट ऑफ समवन, द सेकंड असेंट ऑफ समवन, किसी की पहली चढ़ाई, किसी की दूसरी चढ़ाई, ठीक है, किसी माउंटेन पर, इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हो। या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि एन इंस्टेंस ऑफ राइजिंग थ्रू द एयर, यानी कि इंस्टेंस राइजिंग होना एयर के थ्रू। द फर्स्ट बैलून असेंट वॉज इन 1783, यानी कि फर्स्ट बैलून असेंट जो हुआ था वो 1783 में हुआ था, यानी कि उसकी जो शुरुआत थी, एक तरह की शुरुआत होना, ठीक है। तो असेंट का मतलब होता है एक तरह से हम माउंटेन क्लाइंब के सेंस में अगर आप यूज़ कर सकते हो, तो चढ़ाई के सेंस में इसका यूज़ कर सकते हो, और ये नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकल। रेडिकल का मतलब देखिए क्या होता है, कट्टरपंथी होना। जो कट्टरपंथी होते हैं, कट्टरपंथी किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं, तो किसी रिलीजन के लिए कट्टरपंथी होना, या किसी एक स्पेसिफिक जो है धारणा अपने अंदर बना के रखना, तो कट्टरपंथी होना, और उस चीज़ से फिर ना हटना, उसी धारणा में मतलब रहना, और उस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ को ना मानना, उसको बोलते हैं कट्टरपंथी, ठीक है। यानी कि स्पेशली ऑफ अ चेंज और एक्शन रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग,
यानी कि अ रेडिकल ओवरहॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कहने का मतलब सीधा सीधा हिंदी में यही है कि किसी पर्सन का रेडिकल हो यानी कट्टरपंथी होना, कट्टरपंथी किसी रिलीजन के थ्रू होना या फिर किसी ओपिनियन के लिए कट्टरपंथी होना कि यही ओपिनियन सही है, उस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, एंड ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे दो लोगों के बीच में रेडिकल डिफरेंसेस हैं, दो लोगों के बीच में रेडिकल डिफरेंसेस का मतलब होता है कट्टरपंथी अंतर होना। कोई किसी चीज़ को बिलीव करता है, कोई किसी चीज़ को बिलीव करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो वो उनका रेडिकल है अपना अपना, यानी कि वो उस पार्टी के लिए कट्टरपंथ है, वो दूसरा वाला किसी और पार्टी के लिए कट्टरपंथ है। तो इस तरह से आप इसका एज एन एडजेक्टिव किसी भी नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो, बस उसका सेंस बनना चाहिए। ठीक है, तो रेडिकल का मतलब होता है कट्टरपंथी होना और ये एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इलीगल होना। तो इलिसिट का सीधे सीधे मतलब है कोई भी चीज़ जो कि इलीगल है यानी अवैध है, हिंदी में बोले तो अवैध है, अनलॉफुल है। ठीक है, अनलॉफुल होना किसी चीज़ का, इलीगल होना, उसे बोलते हैं इलिसिट होना। जैसे हम बोल सकते हैं इलिसिट ड्रग्स। ड्रग्स कैसे होते हैं, इलीगल होते हैं। तो इलीगल एक कॉमन वर्ड है जो सबको पता होता है। आप कोई नया वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो इलिसिट यूज़ कर सकते हो, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपल्स यानी कि प्रतिकारक होना एक तरह से, यानी कि एक पीछे हटने वाला सेंस में। किसी चीज़ में अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप पीछे हट जाओगे कि मुझे ये काम नहीं करना, रिपल्सिव होना। ठीक है, अराउजिंग इंटेंस और डिस्टेस्ट अगेंस्ट फॉर समथिंग। जैसे कि कोई चाय है, आप पी रहे हो, अब आपको वो चाय पसंद नहीं आई, तो वो क्या हुआ, उसकी स्मेल मान लो आपको पसंद नहीं आई, तो उसकी स्मेल कैसी हुई, रिपल्सिव स्मेल, यानी कि बेकार स्मेल होना। तो एक तरह से पीछे हटना, उसको बोलते हैं रिपल्सिव। ठीक है, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। किसी स्मेल के सेंस में बोल सकते हैं और रिपल्सिव स्मेल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कोई दो ऑब्जेक्ट्स के सेंस में। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे को पीछे हटाती हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, पीछे हटती हैं, उसको बोलते हैं क्या, रिपल्सिव। फॉर एग्जांपल आपने मैग्नेट देखी होगी। मैग्नेट के अगर आप दोनों सेम पोल को अगर पास लेके आओगे, जैसे नॉर्थ, एक मैग्नेट होती है उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो आप दो मैग्नेट लो, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, आप दोनों को अटैच करोगे तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगी, यानी कि दूर हटाएंगी, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी। अगर आप नॉर्थ लोगे, एक साउथ लोगे, एक पोल आपने नॉर्थ लिया, एक पोल आपने साउथ लिया, उन दोनों को अट्रैक्ट करोगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये होता है नॉर्थ पोल और मतलब रिपल्सन, एक तरह से रिपल्सिव करना यानी कि प्रतिकारक होना, एक दूसरे को दूर हटाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब देखिए क्या होता है, रिपल्सिव का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्राइव होता है प्रयास करना, यानी कि किसी चीज़ के लिए प्रयास करना, ग्रेट एफर्ट्स अपने लगाना। किसी में आप ग्रेट एफर्ट्स लगा रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, सो जैसे कि हमारे इंडिपेंडेंस के लिए क्या हुआ था, स्ट्राइव हुआ था, यानी कि नेशनल मूवमेंट्स वर स्ट्राइविंग, हम बोल सकते हैं जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे वो क्या थे, स्ट्राइविंग थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। नेशनल मूवमेंट्स फॉर स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसी स्कॉलर के सेंस में हम बोल सकते हैं कि स्कॉलर्स मस्ट स्ट्राइव अगेंस्ट बाइज, यानी कि स्कॉलर्स को क्या करना चाहिए, जो बाइज होता है, बाइज मतलब किसी एक पक्ष का साथ देना, बाइज होना, तो उसके अगेंस्ट स्कॉलर्स को स्ट्राइव करना चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए। उसके अगेंस्ट मतलब बाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, और इसके अलावा स्ट्राइव का मतलब झगड़ना भी होता है, संघर्ष करना भी होता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके अलावा स्ट्राइव के लिए अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो हम बोल सकते हैं कि अपने देश की जो ग्रोथ है उसके लिए वी शुड स्ट्राइव, वी मस्ट स्ट्राइव टू सिक्योर स्टीडी ग्रोथ, यानी कि हमें स्ट्राइव करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपने देश की एक स्टीडी ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो स्ट्राइव क्या होता है, वर्ब होता है, इसको एज अ वर्ब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था, स्कॉलर्स मस्ट स्ट्राइव अगेंस्ट बाइज। मस्ट के बाद मैंने स्ट्राइव का यूज़ किया और मस्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर स्ट्राइव हमने वर्ब की तरह यूज़ किया। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है उलझन में होना। ठीक है, यानी कि नॉट ईजिली कन्विंस्ड, कन्विंस्ड ईजिली ना होना, डाउट्स होना।
उसको बोलते हैं क्या, उलझन में होना, यानी स्केप्टिकल। एक तरह के कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है लेकिन आपको उस पर डाउट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्केप्टिकल, यानी उलझन में है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आप इसे किस तरीके से यूज़ करोगे, जैसे आप पब्लिक के लिए यूज़ कर सकते हो कि द पब्लिक वर डीपली स्केप्टिकल अबाउट व्हाट, अबाउट सम ऑफ द प्रपोजल्स, यानी कि जो पब्लिक थी वो डीपली यानी बहुत ही गहराई में उलझन में थी, बहुत ही गहराई वाली उलझन में थी, डीपली स्केप्टिकल थी। क्यों? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए तो उसके लिए उलझन में थी। क्योंकि जैसे मान लो दो पार्टीज़ हैं, कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, कुछ ऑफ़र कर रहा है, ऑफ़र के लिए मतलब जब इलेक्शन आते हैं तो उसको बोलते हैं कि पब्लिक जो है स्केप्टिकल हो गई, यानी उलझन में आ गई। या फिर हम अपने सेंस में भी ले सकते हैं कि हमें कोई कुछ चीज़ बता रहा है या फिर ऑफ़र कर रहा है तो हम स्केप्टिकल में आ गए। स्केप्टिकल मतलब उलझन में आना, तो उसको बोलते हैं स्केप्टिकल यानी उलझन में आना। और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे हम बोल सकते हैं अगर आपके सेंस में बोला जाए तो क्या हम बोल सकते हैं, यू आर स्केप्टिकल। यू आर स्केप्टिकल का मतलब क्या हो गया कि यू के लिए हमने स्केप्टिकल का यूज़ किया और यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और स्केप्टिकल क्या हो गया, यू मतलब आप एक तरह से किसी पर्सन के लिए यू यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो स्केप्टिकल आपने उस यू के लिए यूज़ किया कि वो पर्सन कैसा है, स्केप्टिकल है यानी उलझन में है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है सरकेस्टिक। सरकेस्टिक का मतलब देखिए क्या होता है, कटु होना यानी निंदापूर्ण होना। ठीक है, यानी कि एक तरह से व्यंग्य जो होता है, जैसे किसी का ताने मारना, ताने भरा होना, सो उसको बोलते हैं सरकेस्टिक, यानी मार्क्ड बाय और गिवन टू यूजिंग आयरनी इन ऑर्डर टू मोक और कन्वे कंटेम्प्ट। किसी का मजाक उड़ाना, मोकिंग करना एक तरह से, उसको बोलते हैं सरकेस्टिक, यानी कि किसी पे ताने वाने मारना। जैसे किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में हम बोल सकते हैं दैट शी इज़ विटी एंड सरकेस्टिक, वो विटी है एंड सरकेस्टिक है। ठीक है, या फिर कमेंट्स के सेंस में बोल सकते हैं, कमेंट्स कैसे थे, सरकेस्टिक थे। सरकेस्टिक मतलब ताने भरे थे। कटु थे, कटु मतलब एक तरह से बेकार कमेंट होना। ठीक है, निंदापूर्ण कमेंट होना, बुराई वाले कमेंट होना, उसको बोल सकते हैं। सो सरकेस्टिक एडजेक्टिव होता है, जैसे मैंने बोला था सरकेस्टिक कमेंट्स, तो कमेंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया, उसके पहले सरकेस्टिक का यूज़ किया तो सरकेस्टिक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सो इन दिस वे वी हैव टू यूज़ दिस वर्ड एज एन एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटर का मतलब क्या होता है, बिटर का मतलब होता है कड़वा होना किसी चीज़ का। ठीक है, कड़वा होना, तीखा होना, उसे बोलते हैं बिटर, यानी कि तीखे के लिए तो वैसे स्पाइसी भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बिटर का भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किस तरीके से यूज़ करोगे, एज एन एडजेक्टिव यूज़ करोगे। तो बिटर तो बहुत ही ईजी वर्ड है, बिटर मतलब कड़वा होना। और बिटर के अलावा हम जैसे सिर्फ टेस्ट के सेंस में ही बिटर का यूज़ नहीं किया जा सकता है, रिलेशंस के सेंस में भी बिटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि रिलेशंस हैं तो वो कैसे हैं, दो लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे हैं, बिटर है। बिटर मतलब बेकार रिलेशन है, मतलब रिलेशन ऐसे हो गए जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बिटर रिलेशंस बोलते हैं उसको। ठीक है, सो इसके सेंस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलेनियल्स। मिलेनियल्स का मतलब क्या होता है, 1000 साल का, यानी कि 1000 साल का होना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो किसी डिकेड मतलब किसी एक टाइम जब कोई चीज़ स्टार्ट हुई और उस चीज़ को अभी स्टार्ट हुए 1000 साल हो चुके हैं, तो आप उसके लिए बोलोगे मिलेनियल। ठीक है, क्या बोलोगे, मिलेनियल बोलोगे। सो डिनोटिंग और रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसको आप बोलोगे 1000 साल, मतलब 1000 साल का कोई पीरियड है तो उसको आप मिलेनियल बोलोगे। ठीक है, तो ये सिंपल था। और ये एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। मिलेनियल जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। फ्रेगमेंटिंग का मतलब देखिए क्या होता है, फ्रेगमेंटिंग का मतलब होता है विखंडन होना, यानी कि ब्रेक होना, ब्रेक और कॉज टू ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी कि किसी चीज़ का विखंडन हो जाना, ब्रेक हो जाना फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, जैसे कि किसी के कुछ फॉलोअर्स हैं, अब वो फॉलोअर्स में क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, यानी कि वो 2 भागों में बट गए। अब 2 भागों में भी बट सकते हैं, 3 में भी बट सकते हैं, 4 में भी बट सकते हैं, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उनमें वो आ गया है, विखंडन आ गया है, यानी अलग अलग हो गए हैं, सभी ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटिंग हो जाना, यानी कि एक तरह से ब्रेक हो जाना। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो फ्रेगमेंटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब होता है सीधा सीधा ब्रेक हो जाना, अलग अलग ग्रुप्स बना लेना। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सभी वर्ड्स का हमने कंप्लीट कर लिया है आज के, और इसी तरह से कल आपको पार्ट 3 मिलेगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट 20 वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे।
ये सभी वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली जो हम मॉक्स वगैरह देते हैं उनमें ये वर्ड्स अक्सर देखने को मिलते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, इन्हीं में से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें मीनिंग नहीं पता होता है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक वर्ड का मीनिंग ना पता होने से पूरे सेंटेंस का सेंस नहीं पता चल पाता है, जिस वजह से वो क्वेश्चन फिर स्किप करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं वो सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स करा रही हूँ जो मॉक्स में आते हैं, ठीक है। जिससे कि एक जैसे 1000 वर्ड्स हमें कंप्लीट करने हैं, तो जब वो 1000 वर्ड्स सारी कंप्लीट हो जाएंगे आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। आप अभी भी डेली इन वीडियोस को जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। और ऐसा करोगे तो फिर मॉक्स दोगे तो उससे क्या होगा कि सारे वर्ड्स जो भी वीडियोस में कराए गए हैं वही आपको मॉक्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। सो इससे आपको बहुत हेल्प होगी, एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प होगी। बस यही टारगेट है। और वोकैब तो इतना बड़ा होता है जो कि आप पूरा पूरा बिल्कुल लर्न नहीं कर सकते हो, वही याद करना है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको कल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।